प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विश्व में जनसंख्या के वितरण से संबंधित कुछ बातें की थी कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी तल पर जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। हमने जब पिछले वीडियो में बात की थी तो हमने पाया था कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष 10% जनसंख्या ही दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यदि हम देखें तो विश्व की जो 5% आबादी है वह विश्व की 50% भूमि पर निवास करती है, यानी 50% भूमि पर केवल 5% आबादी ही विश्व की निवास करती है। इसी तरह से विश्व की जो 90% भूमि है, इस पृथ्वी की जो पृथ्वी तल की 90% जो भूमि है उस पर केवल 10% जनसंख्या ही हमारे विश्व में निवास करती है। जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है हमारी पृथ्वी पर। इसी तरह से जनसंख्या के घनत्व के बारे में भी हमने बात की थी कि हमारे पृथ्वी तल पर जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो भी काफ़ी असमान रूप से है। यदि हम संपूर्ण विश्व के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नवंबर 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार संपूर्ण विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वह 47.1 था। लेकिन ये जो 47.1 जो जनसंख्या घनत्व 2011 में हमारे विश्व का था वह सभी महाद्वीपों में एक समान रूप से वितरित नहीं था। एशिया महाद्वीप में उस समय जनसंख्या घनत्व 95 यानी 95 था। तो यूरोप महाद्वीप में ये 72.5, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 22.1, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 22 और अफ्रीका में 34 था। और यदि हम ओशनिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व 3.2 ही था। तो इस तरह से हमने देखा कि संपूर्ण विश्व में सिर्फ जनसंख्या का वितरण ही असमान नहीं है, जनसंख्या घनत्व को लेकर के भी काफ़ी असमानताएं हमारे विश्व में पाई जाती है। तो अब हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण और घनत्व में ये असमानता क्यों पाई जाती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारकों में एक एक पॉइंट को लेकर के उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो प्राकृतिक कारक है जो कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है वह है भौगोलिक स्थिति। विभिन्न प्रदेशों या देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वह जनसंख्या के वितरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। कुछ देशों की जो स्थिति है, कुछ प्रदेशों की जो स्थिति है वह तुलनात्मक रूप से अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा पहुँचनीय होती है, यानी कुछ क्षेत्रों में आवागमन ज़्यादा आसानी से हो पाता है और कुछ क्षेत्र महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होने की वजह से आवागमन की दृष्टि से अधिक पहुँचनीय नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रदेश जहाँ पे पहुँच यानी आवागमन ज़्यादा आसान होता है उन प्रदेशों में जनसंख्या की अधिक सघनता मिलती है, जनसंख्या वहाँ अधिक पाई जाती है। ऐसा खास तौर से विभिन्न समुद्र तटीय प्रदेशों में होता है। समुद्र आवागमन के लिए, परिवहन के लिए एक सस्ता साधन उपलब्ध करवाता है। इस वजह से समुद्र तटीय जो देश है या जो प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या अधिक सघन रूप से पाई जाती है। इसके ठीक विपरीत जो आंतरिक भाग में स्थित है महाद्वीपों के देश या प्रदेश, उन जगहों पर क्योंकि पहुंच आसान नहीं होती है, आवागमन के साधन विकसित नहीं हो पाते हैं या विकसित हो पाते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उनको समुद्र के से परिवहन की सुविधा नहीं मिल पाती। तो वहाँ पे जनसंख्या की सघनता थोड़ी सी कम होती है या जनसंख्या वहाँ पे विरल पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है कि स्थिति जो है किसी प्रदेश की वह जलवायु को भी प्रभावित करती है। वे प्रदेश या देश जो कि समुद्र के तट पर स्थित है वहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से जलवायु अधिक सम होती है। वहाँ न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बारिश यानी वर्षा भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। और इन कारणों से चूँकि जलवायु अनुकूल होती है वहाँ की, इसलिए वहाँ पे अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं और जनसंख्या का सघन रूप से वितरण पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व भी वहाँ का अधिक होता है। उदाहरण के लिए दक्षिणी व पूर्वी एशिया की बात करें तो समुद्र तटीय जो इलाका है दक्षिणी और पूर्वी एशिया का, वहाँ पर समुद्र के किनारे किनारे
जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और जनसंख्या की सघनता भी वहाँ अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार से पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर भी जनसंख्या का अधिक जमाव होने के पीछे एक जिम्मेदार कारण ये है कि एक तो समुद्र से परिवहन की वहाँ पे सुविधा है, पहुँच उस जगह की आसान है, और दूसरा वहाँ पे समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से जलवायु ज़्यादा उत्तम और मानव निवास के अनुकूल पाई जाती है। दूसरा कारक है जलवायु, जो कि दूसरा प्राकृतिक कारक है जो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। जलवायु की बात करें तो जलवायु काफ़ी हद तक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। बहुत महत्वपूर्ण कारक है ये, जो कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु अधिक उत्तम है और मानव निवास के अनुकूल है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करेगी और साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी वहाँ का उच्च होगा। विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो अधिकांश जो समशीतोष्ण जलवायु और मानसूनी जलवायु के प्रदेश हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों ही उच्च है। जनसंख्या वहाँ पे अधिक निवास करना पसंद करती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जलवायु अनुकूल नहीं है, जैसे उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय जो उष्ण आर्द्र प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आर्द्रता अधिक होती है, घने वन पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या न के बराबर निवास करती है। इसी प्रकार से हम उष्ण मरुस्थलों की बात करें तो उष्ण मरुस्थलों में चूँकि गर्मी अधिक पड़ती है, बारिश नहीं होती, शुष्कता साल भर रहती है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पर भी जनसंख्या का वितरण नगण्य है और जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पे न्यून पाया जाता है। इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी अधिक ठंड और बर्फ़ जमी हुई रहने की वजह से वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से वहाँ भी जनसंख्या न्यून है और जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पे काफ़ी कम पाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जलवायु जो है वो जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को ही प्रभावित करती है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया की हम बात करें तो चूँकि यहाँ पे मानसूनी जलवायु वाले देश है, साथ साथ में समुद्र तट पे समकारी प्रभाव की वजह से समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इस वजह से दक्षिणी और पूर्वी एशिया में पूरे ही क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का उच्च है। इसी प्रकार से ही पश्चिमी यूरोप में और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पर भी अनुकूल जलवायु दशाएं होने की वजह से जनसंख्या का पर्याप्त यहाँ पे वितरण पाया जाता है, जनसंख्या पर्याप्त पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व भी इस क्षेत्र का काफ़ी उच्च है। अब हम बात करेंगे धरातलीय स्वरूप की। विश्व में सभी जगह पर धरातलीय स्वरूप एक समान नहीं है, इस बात को हम जानते हैं। किसी स्थान पर कुछ क्षेत्र विश्व के जो है वो मैदानी है, कुछ पठारी है तो कुछ पर्वतीय है। ये जो स्वरूप है धरातल का, चाहे पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, ये अलग अलग तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। सबसे पहले मैदान की हम बात करें तो जो क्षेत्र मैदानी है, जहाँ पे समतल मैदान है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक मात्रा में सदैव निवास करती है। उसका कारण यह है कि एक तो समतल जो मैदानी भाग होगा वहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास करना आसान होगा। समतल मैदानी भागों में मकान बनाना या अन्य किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना ज़्यादा आसान होता है। समतल भागों में खेती करना, नहरें बनाना या सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना ये भी आसान होता है और इसी प्रकार से औद्योगिक विकास के लिए भी कई अनुकूल दशाएं इन समतल मैदानी भागों में पाई जाती है। इस वजह से हम देखें तो संपूर्ण विश्व में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ सब जगह ही जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है और साथ साथ जनसंख्या अधिक मात्रा में वहाँ निवास करती है। उदाहरण के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया या हम बात करें पश्चिमी यूरोप की या हम बात करें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की, मैदानी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। हम भारत की बात करें तो भारत का जो विशाल मैदान है, जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, वहाँ पर और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है वहाँ दोनों स्थानों पर समतल मैदानी भाग होने की वजह से जनसंख्या का उच्च घनत्व और जनसंख्या का उच्च बसाव पाया जाता है। चीन की बात करें तो चीन में सिक्यांग, वांगहो और यांगटीसी यांग नदी का जो मैदान और बेसिन और डेल्टाई भाग है वहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति पाई जाती है कि मैदानी क्षेत्र है, नदियों के द्वारा यहाँ पे
उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च उत्पादक क्षमता वाली काप मिट्टी यहाँ पे बिछाई जाती है। इस वजह से ये क्षेत्र काफ़ी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होता है। साथ साथ सिंचाई के साधनों का विकास करना, परिवहन के साधनों का विकास करना, आवास का निर्माण करना, सभी दशाएं बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का उच्च घनत्व और उच्च वितरण पाया जाता है। जापान के समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है वहाँ की बात करें, या चाहे बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के निचले मैदान की बात करें, या अमेरिका में मिसिसिपी के मैदान की बात करें, या दक्षिणी अमेरिका में पराग्वे बेसिन की बात हो, या चाहे अफ्रीका में नील नदी के डेल्टाई भाग की बात हो, इन सभी स्थानों पर समतल मैदान होने की वजह से और अन्य अनुकूल दशा होने की वजह से पर्याप्त जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। और यहाँ सभी जगह ही जनसंख्या का घनत्व भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च पाया जाता है। ये तो हो गई मैदानों की बात। अब हम बात करें अगर पर्वतीय क्षेत्रों की, तो विश्व के जितने भी उच्च पर्वत या उच्च पर्वतमालाएं हैं, जैसे बात करें हम हिमालय की, या आल्प्स पर्वत की, या रॉकी या एंडीज पर्वत की बात करें हम, या फिर मध्य एशिया की जो पर्वतमालाएं हैं उनकी बात करें, या तिब्बत के पठार की बात करें, या अरब व ईरान के पठार की बात करें, इन सभी पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या का न्यून बसाव पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी यहाँ पे कम मिलता है। इसका कारण यही है कि पठारी और पर्वतीय भागों में एक तो धरातल काफ़ी उबड़ खाबड़ या असमतल होता है, जिसकी वजह से कई परेशानियाँ लोगों को देखनी पड़ती है। वहाँ परिवहन के साधनों का विकास संभव नहीं हो पाता, वहाँ पे आवास बनाना आसान नहीं होता, वहाँ पे नहरें बनाना आसान नहीं होता। इसी प्रकार से उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, असमतल क्षेत्र में कृषि करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। समतल अगर ज़मीन नहीं है तो कृषि करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से जो उच्च पर्वतीय और पठारी भाग है वहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम पाया जाता है, न के बराबर यहाँ पे लोग निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे प्राकृतिक कारक की, वह है मिट्टियाँ। मिट्टी का प्रकार और मिट्टी की उत्पादकता, ये दोनों ही जनसंख्या वितरण से गहरा संबंध रखते हैं। इसको हम अगर शॉर्ट में समझने के प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करेगी, जनसंख्या घनत्व भी वहाँ का उच्च होगा। और जिन क्षेत्रों में मिट्टी या तो रेतीली होगी या लवणीय होगी या अनुपजाऊ होगी, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या रहना पसंद नहीं करेगी और जनसंख्या का बसाव और घनत्व दोनों ही वहाँ पे न्यून पाया जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो काली मिट्टी है वह भी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो जहाँ कहीं पर भी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित काली मिट्टी या नदी घाटियों में गहरी दोमट मिट्टी का जमाव होगा, वहाँ पे उस मिट्टी में लोगों को, जनसंख्या को भोजन प्रदान करने की क्षमता अधिक होगी और इस वजह से वहाँ जनसंख्या का बसाव सदैव ही अधिक पाया जाएगा। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको देखते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रूस, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी स्थानों पर, सभी देशों में नदी घाटियों में उपजाऊ कृषि मिट्टी मिलती है और इसी वजह से यहाँ सभी जगह पर जनसंख्या का उच्च बसाव और उच्च घनत्व पाया जाता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया चूँकि एक भूमध्य रेखीय जलवायु वाला देश है, परंतु फिर भी यहाँ पर लावा निर्मित जो मिट्टी है, जो कि काली मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, इस काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के पाए जाने की वजह से जलवायु अनुकूल नहीं होते हुए भी इंडोनेशिया में जनसंख्या का अति उच्च घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण और घनत्व का मिट्टियों की उत्पादकता और उसके प्रकार से काफ़ी गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे किसी स्थान की मिट्टी की उर्वरता घटने लगती है, चाहे वो अपर्दन की वजह से हो, कटाव की वजह से हो या तकनीकी कारणों से हो, वहाँ पर जैसे जैसे उर्वरता घटेगी मिट्टी की, वैसे वैसे जनसंख्या का जमाव भी धीरे धीरे वहाँ पे कम होता चला जाएगा। पांचवा कारक है प्राकृतिक कारक के रूप में, वह है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। जहाँ कहीं भी विश्व में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होती है। और जहाँ पे औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होती है या जहाँ पे खनिजों का दोहन किया जा रहा होता है, वहाँ पर स्वतः ही जनसंख्या का बसाव होने लग जाता है, जनसंख्या का घना बसाव वहाँ हो जाता है और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ने लगता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूरोप
की कोयला पेटी की। यूरोप की कोयला पेटी खनिजों की दृष्टि से काफ़ी अमीर है और खनिज पदार्थों की उपलब्धता की वजह से यहाँ औद्योगिक विकास भी पर्याप्त हो गया है और इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का घना बसाव और उच्च जनसंख्या घनत्व दोनों ही पाए जाते हैं। रूस की बात करें तो रूस में डोन, कुजबास, वोल्गा व यूराल क्षेत्रों में खनिजों की प्राप्ति के कारण जन घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य कारकों के साथ साथ खनिजों के जो विशाल भंडार है उनकी प्राप्ति भी यहाँ पे जनसंख्या के अधिक घनत्व और अधिक बसाव के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। अगर हम भारत में बात करें झारखंड की, तो झारखंड राज्य में जो छोटा नागपुर का पठार है, पठारी प्रदेश है, असमतल क्षेत्र है ये, और जंगल भी काफ़ी घने यहाँ पे थे, परंतु खनिजों की प्राप्ति की वजह से यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है और जनसंख्या का पर्याप्त वितरण अब ये पठार रखने लगा है और जनसंख्या का घनत्व भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया भी अपने खनिज क्षेत्रों की वजह से काफ़ी धनी है और इन खनिजों की उपलब्धता की वजह से यहाँ पर भी जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो पेरू, चिली, वेनेजुएला आदि देशों में अधिक खनिजों की प्राप्ति की वजह से जनसंख्या का घना बसाव पाया जाता है। तो साथियों, ये कुछ कारक थे जिनको हमने जानने का यहाँ प्रयास किया कि किस प्रकार से ये कारक जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को ही प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों की बात करेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।